मौर्य साम्राज्य। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्वागत है। कभी सोचा है कि भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा था? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, लेकिन एक अलग अंदाज में, एक क्विज के जरिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इन सवालों के साथ हम मौर्य साम्राज्य के बनने से लेकर बिखरने तक के पूरे सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे बड़े सवाल से। वो कौन सा राजवंश था जिसने भारत के पहले असली साम्राज्य की नींव रखी? कोई अंदाजा? जी हाँ, इसका जवाब है मौर्य राजवंश। यही वो साम्राज्य था जिसने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के इतने बड़े हिस्से को एक शासन के, एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो अब जब हमें अपना विषय पता चल गया है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये रहे हमारे इस ऐतिहासिक क्विज के 4 दौर। पहले हम देखेंगे मौर्यों का उदय, फिर बात करेंगे महान सम्राट अशोक की, उसके बाद समझेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था, और आखिर में देखेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ और इसने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, मौर्यों का उदय। देखिए, हर महान कहानी की एक जबरदस्त शुरुआत होती है ना? और यकीन मानिए, मौर्य साम्राज्य की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। तो हमारा अगला सवाल, मौर्य वंश में वैसे तो कई राजा हुए, पर वो 3 सबसे बड़े, सबसे महान शासक कौन थे जिन्होंने इतिहास पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी? क्या नाम है उनके? ये थे वो 3 बड़े नाम। सबसे पहले संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे बिंदुसार, और फिर उनके पोते महान अशोक। सोचकर देखिए, एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों ने मिलकर इस विशाल साम्राज्य को न सिर्फ बनाया, बल्कि उसे उसकी बुलंदियों तक भी पहुंचाया। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त ने शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंका था, पर क्या वो अकेले थे? इस पूरी क्रांति के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि बुद्धिमान ब्राह्मण चाणक्य थे, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। वो सिर्फ चंद्रगुप्त के सलाहकार नहीं थे, वो उनके गुरु थे, उनके रणनीतिकार थे। सच कहें तो वो दिमाग थे जिसके दम पर इस पूरे साम्राज्य की नींव रखी गई। और हाँ, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम का एक कमाल का ग्रंथ भी लिखा। अब इसके नाम से धोखा मत खाइएगा, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है। नहीं, ये तो राजकाज, कूटनीति और एक सख्त लेकिन असरदार सरकार कैसे चलाई जाए, इसकी एक पूरी हैंडबुक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं इस वंश के सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान शासक पर, एक ऐसा नाम जो आज भी भारत की पहचान का एक अहम हिस्सा है, सम्राट अशोक। तो अशोक के बारे में अगला सवाल। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था। वो कौन सी एक घटना थी जिसने एक क्रूर विजेता को शांति के दूत में बदल दिया? क्या था वो? वो था 261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग का युद्ध। इस युद्ध में जो भयानक खून खराबा हुआ, जो बर्बादी हुई, उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और बस उसी के बाद उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध का रास्ता ही छोड़ दिया। अच्छा, तो युद्ध तो छोड़ दिया, पर फिर उन्होंने शासन करने के लिए एक बिल्कुल नई नीति अपनाई, एक नया रास्ता चुना। क्या नाम था उस नीति का? उन्होंने अपनाई धम्म की नीति। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई नया धर्म नहीं था। नहीं, ये शासन करने का एक बिल्कुल नया, एक नैतिक तरीका था। अब तक क्या होता था? साम्राज्य तलवार के जोर पर बनते थे और चलते थे, पर अशोक ने एक नई कोशिश की, लोगों का दिल जीतकर एक नैतिक कोड के जरिए साम्राज्य को एक साथ जोड़ने की। इसकी बुनियाद थी अहिंसा, सहिष्णुता और अपनी प्रजा की भलाई। तो ये तो हुई शासक की सोच और उसकी फिलॉसफी की बात। पर अब सवाल ये उठता है कि जमीन पर इतने बड़े साम्राज्य को चलाने का काम, प्रैक्टिकली ये होता कैसे था? चलिए हमारे तीसरे खंड में यही देखते हैं। और जब बात आती है साम्राज्य चलाने की, तो सबसे पहले जिक्र आता है सेना का। तो सवाल ये है कि मौर्यों की सेना आखिर कितनी विशाल थी, कितनी बड़ी थी वो फौज जिसके दम पर ये साम्राज्य इतना शक्तिशाली बना। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने जो लिखा है, उसके हिसाब से मौर्य सेना में करीब 6 लाख पैदल सैनिक थे, 50,000 घुड़सवार, 9,000 जंगी हाथी
और तो और उनकी अपनी एक नेवी मतलब नौसेना भी थी। जरा सोचिए, उस जमाने में ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक रही होगी। लेकिन देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ सेना के दम पर नहीं चल सकता। इसके लिए चाहिए होती है एक तगड़ी सरकारी मशीनरी, एक ब्यूरोक्रेसी, और मौर्यों के पास वो थी। कुछ खास अधिकारियों के नाम देखिए। समाहर्ता, जिनका काम था टैक्स वसूलना, सन्निधात्री, जो थे ट्रेजरर या खजांची, और सेनापति, जो सेना के हेड थे। मतलब हर काम के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। पर एक सवाल अब भी बाकी है। साम्राज्य इतना बड़ा, तो राजा को, जो राजधानी में बैठा है, उसे कैसे पता चलता था कि दूर दराज के कोनों में क्या चल रहा है? क्या सब ठीक है या कोई गड़बड़ तो नहीं? इसका जवाब था एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य में पुरुष और महिला जासूसों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। ये लोग सेना से लेकर आम घरों तक हर जगह मौजूद थे और साम्राज्य के कोने कोने से सीधी खबर राजा तक पहुंचाते थे। ये राजा की आंखें और कान की तरह थे। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने क्विज के आखिरी दौर में, पतन और विरासत। देखिए, इतिहास का नियम है, जो बनता है वो कभी ना कभी बिखरता भी है। तो हर महान साम्राज्य की तरह मौर्य साम्राज्य का भी अंत हुआ। पर सवाल है, कैसे? तो आखिर क्या वजह रही होगी? इतना विशाल, इतना मजबूत और इतना ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर आखिर ढह कैसे गया? इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है अशोक के बाद के शासकों का कमजोर होना। वो उतने काबिल नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाते। धीरे धीरे प्रशासन ढीला पड़ने लगा, साम्राज्य बिखरने लगा, और फिर कहानी का अंत हुआ जब आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की नींव रखी। और अब हमारा आखिरी सवाल, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। मौर्य साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर अशोक और उनके धम्म की ये महान कहानी, जो इतिहास की धूल में लगभग खो ही गई थी, वो हजारों साल बाद हम तक वापस कैसी पहुंची? कैसे इतिहास अपनी सबसे जरूरी कहानियों को बचाकर रखता है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए। नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखने वाले हैं कि कैसे भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य काम करता था। मतलब उनकी जो प्रशासनिक मशीनरी थी ना, वो सच में कमाल थी। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज से लगभग 2300 साल पहले मौर्यों ने ये अविश्वसनीय काम आखिर कर कैसे दिखाया। सोचिए जरा, इतने बड़े उपमहाद्वीप को एक साथ एक सिस्टम में बांधकर रखना, उनके पास ऐसा क्या था? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, मौर्य प्रशासन को समझने के लिए हमारे पास किस्मत से 3 जबरदस्त स्रोत हैं, जो एक तरह से उस साम्राज्य के ब्लूप्रिंट की तरह हैं। पहला, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा मेगस्थनीज की इंडिका, और तीसरा खुद सम्राट अशोक के शिलालेख। इन्हीं से हमें उस दौर की पूरी शासन व्यवस्था की डिटेल्ड जानकारी मिलती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे राजा और उसकी काउंसिल की, फिर समझेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड को, देखेंगे कि न्याय और जासूसी का सिस्टम कैसा था, और हाँ, उनकी सैन्य शक्ति को भी जानेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ सबसे जरूरी फैक्ट्स पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सत्ता का केंद्र। मतलब मौर्य सिस्टम में सबसे ऊपर कौन था और पावर चलती कैसे थी? तो बात सीधी सी है, मौर्य काल में सारी की सारी शक्ति राजा के हाथ में थी। वही कार्यपालिका था, वही विधायिका और वही न्यायपालिका। मतलब कानून बनाने से लेकर न्याय करने तक हर बड़े फैसले पर आखिरी मोहर तो राजा की ही लगती थी। लेकिन सम्राट अशोक के आने के साथ ही ना, राजा होने के मतलब में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने खुद को अपनी प्रजा के पिता के तौर पर देखना शुरू किया। जैसा कि धौली शिलालेख का ये मशहूर कोट कहता है, सारी प्रजा मेरी संतान है। ये एक बहुत बड़ी सोच थी। अब राजा अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकता था, तो उसकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। इसमें पुरोहित, सेनापति, खजाने का मंत्री यानी सन्निदाता और युवराज जैसे बड़े लोग शामिल थे। लेकिन एक बात साफ रहे, ये सब सिर्फ सलाहकार थे। असली और आखिरी फैसले का हक हमेशा और हमेशा राजा के ही पास था। तो ठीक है, अब ये देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की वो जो विशाल नौकरशाही थी, जो असल में शासन की रीढ़ की हड्डी थी, वो काम कैसे करती थी। मौर्य प्रशासन एक बिल्कुल पिरामिड की तरह बना हुआ था।
सबसे ऊपर थे 18 तीर्थ, जिन्हें हम आज के कैबिनेट मंत्री जैसा समझ सकते हैं। इनके नीचे काम करते थे 27 अध्यक्ष, जो अलग अलग विभागों के सुपरिंटेंडेंट्स होते थे। मतलब एक पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था। इन सभी अधिकारियों में से एक पद बहुत ही जरूरी था, और वो था समाहर्ता का। ये समझिए चीफ रेवेन्यू कलेक्टर था। इसका काम था पूरे साम्राज्य से टैक्स इकट्ठा करना, ताकि राज्य का खजाना हमेशा भरा रहे और शासन बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो एक छोटा सा सवाल हो जाए, जल्दी से बताइए, राजस्व संग्रह यानी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कौन सा मौर्य अधिकारी जिम्मेदार था? अगर मन में समाहर्ता आया है तो जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा, राजस्व का एक और बहुत जरूरी सोर्स था जिसे सीता कहा जाता था। ये शब्द सरकारी जमीन मतलब राजा की अपनी कृषि भूमि से होने वाली आमदनी के लिए इस्तेमाल होता था। ये स्टेट की इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उसे छोटी छोटी यूनिट्स में बांटा गया था। सबसे ऊपर थे प्रांत, जिन्हें चक्र कहते थे। प्रांतों को जिलों में बांटा गया, जिलों को 10-10 गांवों के ग्रुप में, और फिर सबसे छोटी इकाई थी गांव। और हर लेवल पर शासन के लिए एक अधिकारी तैनात था। चलिए अब उन 3 पिलर्स पर नजर डालते हैं जिनके दम पर पूरे साम्राज्य में ऑर्डर, सिक्योरिटी और कंट्रोल बना रहता था। मौर्यों की न्याय व्यवस्था भी कमाल की ऑर्गेनाइज थी। यहां 2 तरह की अदालतें थीं। एक धर्मस्थ्य अदालतें, जो आज की सिविल कोर्ट्स की तरह थीं, जहां जमीन जायदाद और शादी ब्याह के मामले सुलझाए जाते थे। और दूसरी थी कंटक शोधन अदालतें यानी क्रिमिनल कोर्ट्स, जहां चोरी, डकैती और देशद्रोह जैसे संगीन जुर्मों की सुनवाई होती थी। अच्छा, कंट्रोल बनाए रखने के लिए मौर्य शासकों के पास एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क था। इन जासूसों को गूढ़ पुरुष कहते थे। इनमें भी 2 तरह के जासूस थे। एक थे संस्था, जो एक ही जगह रहकर खुफिया जानकारी जुटाते थे, और दूसरे थे संचारा, जो घूम घूम कर इंटेलिजेंस इकट्ठा करते थे। ये सच में राजा की आंखें और कान थे। चलिए अब जरा मौर्य सेना की बात करते हैं। वो सेना जिसकी ताकत और विशालता ने ही उन्हें इतना बड़ा साम्राज्य बनाने में मदद की। यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने जो लिखा है उस पर यकीन करें तो मौर्य सेना में पैदल सैनिकों की संख्या थी 6 लाख। जरा इस नंबर के पैमाने की कल्पना करके देखिए, 6 लाख सैनिक। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। उनके पास 50,000 घुड़सवार भी थे। ये सेना को युद्ध के मैदान में जबरदस्त स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी देते थे। और आखिर में उनका सबसे खतरनाक हथियार 9,000 युद्ध हाथी। ये उस जमाने के टैंक थे जो दुश्मन की लाइनों में घुसकर खौफ और तबाही मचा देते थे। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं। ये एक तरह का रैपिड फायर रिवीजन राउंड है, जो किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे जरूरी जानकारी को जल्दी से याद करने में मदद करेगा। ये मौर्यकाल की कुछ सबसे जरूरी तारीखें हैं, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। 322 ईसा पूर्व में साम्राज्य की स्थापना हुई। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकिस के साथ युद्ध हुआ। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का वो भयानक युद्ध हुआ, और लगभग 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य सम्राट का अंत हो गया। और अब कुछ सबसे जरूरी नाम और शब्द। चंद्रगुप्त मौर्य, साम्राज्य के संस्थापक। अशोक, सबसे मशहूर सम्राट। कौटिल्य, महान रणनीतिकार और अर्थशास्त्र के लेखक। राजुक, जिला स्तर का एक अहम अधिकारी। और सीता, सरकारी जमीन से आने वाला राजस्व। इन सबको अच्छे से याद रखिएगा। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या हमें आज के आधुनिक शासन में, आज के एडमिनिस्ट्रेशन में मौर्य साम्राज्य के इन सिद्धांतों की कोई झलक दिखाई देती है? 2000 साल से भी पुरानी ये व्यवस्था आज कितनी काम की है, सोचने वाली बात है ना? नमस्कार, आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं, समय में पीछे, भारत के पहले महान साम्राज्य की कहानी में। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। वो पहली ताकत जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया था। तो इस कहानी में कुछ बड़े सवाल छिपे हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक राजवंश ने पहली बार इतने बड़े भूभाग को एक साथ जोड़ा? और उससे भी बड़ा सवाल, ये सब सिर्फ 137 सालों में बिखर क्यों गया? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर इस जबरदस्त साम्राज्य की नींव रखी कैसे गई?
देखिए, मौर्य साम्राज्य का उदय किसी तूफान की तरह था, बहुत तेज। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक नौजवान ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से उस वक्त के बेहद ताकतवर नंद वंश को सत्ता से उखाड़ फेंका। और ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही सालों में उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया और फिर उनके बेटे बिंदुसार ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन यह साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बना था। इसकी असली नींव थी एक सोच, एक दर्शन। चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में साफ साफ लिखा था, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। मतलब ये एक वेलफेयर स्टेट का सपना था जो शुरुआत से ही इसके डीएनए में था। और अब कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा, साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त ने अपना अंत कैसे किया। उन्होंने राजपाट छोड़ा, जैन धर्म अपनाया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सोचिए, एक सम्राट और एक तपस्वी एक ही इंसान में। तो साम्राज्य तो बन गया, पर अब आता है हमारा दूसरा बड़ा सवाल, इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों से भरे साम्राज्य को चलाया कैसे जाता था। इसका जवाब है एक कमाल की, बिल्कुल तेल लगी हुई मशीनरी जैसी ब्यूरोक्रेसी में। समाहर्ता जैसे अधिकारी टैक्स वसूलते थे, जो कि राज्य के लिए खून की तरह था। सीताध्यक्ष खेतीबाड़ी संभालते थे, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। और अंतपाल वो सीमाओं के रक्षक थे। हर काम के लिए एक एक्सपर्ट, एक विभाग। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 30। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के मुताबिक सिर्फ राजधानी पाटलिपुत्र को चलाने के लिए 30 लोगों की एक काउंसिल थी। ये काउंसिल भी 6 अलग अलग कमेटियों में बटी थी, जो विदेशियों के मामले से लेकर व्यापार तक सब कुछ देखती थी। कमाल का मैनेजमेंट था, है ना? तो मौर्यों के कंट्रोल का राज क्या था? इसके 4 बड़े स्तंभ थे। एक बड़ी प्रोफेशनल सेना, गूढ़ पुरुष कहलाने वाले जासूसों का एक जबरदस्त नेटवर्क, पूरे साम्राज्य में चलने वाली एक स्टैंडर्ड करेंसी पण, और इन सब को चलाने वाले 18 बड़े अधिकारी जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। ये सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं थी, ये इकोनॉमिक और इंटेलिजेंस का भी खेल था। अब बात करते हैं इस साम्राज्य के सबसे मशहूर और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स राजा की, अशोक। और यहां हमारा अगला सवाल है, आखिर कैसे एक जंग ने एक सम्राट को हमेशा के लिए बदल दिया और शांति का प्रतीक बना दिया? अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में सब कुछ बदल गया। सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर हमला किया। ये एक बहुत ही भयानक और खूनी जंग थी, और यही जंग अशोक की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। कलिंग की जंग में हुए खून खराबे ने अशोक को अंदर तक हिला दिया, जैसा कि उनके 13वें शिलालेख में लिखा है। उन्होंने हथियार डाल दिए। अब वो जमीन नहीं, दिल जीतना चाहते थे, धम के जरिए। वो अब एक शहंशाह नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के पिता बन गए। तो ये धम आखिर था क्या? देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था। इसे आप एक तरह से सबके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं, जिसमें अहिंसा, बड़ों की इज्जत करना और सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता जैसी बातें थीं। एक अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता। और अशोक ने इस मैसेज को फैलाने के लिए जो किया, वो कमाल का था। उन्होंने चट्टानों और खंभों पर अपने संदेश खुदवाए। और ये संदेश कहाँ कहाँ मिले हैं? आज के अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक। मतलब उनके विचारों की पहुंच अविश्वसनीय थी। और बात सिर्फ साम्राज्य तक ही सीमित नहीं रही। ये उनकी लगन ही थी कि उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी इस मिशन पर भेजा। सिलोन यानी आज के श्रीलंका। वो इन विचारों को दुनिया भर में फैलाना चाहते थे। तो अगर सब कुछ इतना अच्छा था, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना महान राजा, तो फिर ये सब खत्म कैसे हो गया? ये है हमारा आखिरी और सबसे बड़ा सवाल। देखिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य एक झटके में खत्म नहीं होता। मौर्य साम्राज्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। अशोक के बाद के राजा उतने काबिल नहीं थे। इतनी बड़ी सेना और प्रशासन का खर्च खजाने पर भारी पड़ने लगा, और धीरे धीरे दूर के इलाकों पर केंद्र का कंट्रोल कमजोर होता गया। और फिर आया वो आखिरी दिन। 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी गई। और हत्यारा कौन था? कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उनका अपना ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग। एक युग का अंत भीतर से ही हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। राजवंश खत्म हो गया, पर उसका असर वो आज भी जिंदा है। इसका सबसे बड़ा सबूत हम सब रोज देखते हैं। सारनाथ में अशोक का बनवाया गया वो मशहूर सिंह स्तंभ,
आज हमारे देश का, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सोचिए, एक प्राचीन साम्राज्य का निशान एक मॉडर्न देश की पहचान है। तो आखिर में बस यही सोचना है, मौर्य साम्राज्य सिर्फ 137 साल चला, पर उसके विचार, चाहे वो शासन के हों, अहिंसा के हों या फिर राष्ट्रीय प्रतीकों के, वो आज भी हमारे साथ हैं। तो सोचिए, अगर ये साम्राज्य कभी खत्म ही ना हुआ होता तो आज दुनिया कैसी होती।